हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है हमारा? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जितना बड़ा आपको ये नाम दिख रहा है उतना बड़ा ये चैप्टर है नहीं। चैप्टर बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 को 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था, तो इस चैप्टर को हम 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारी टोटल 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 और एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है ना। तो 2 वीडियो तो हमारे एक्सरसाइज के हो जाएंगे और 2 वीडियो हमारे थ्योरेटिकल वीडियो हो जाएंगे, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो हमारा पहला वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। इसके बारे में समझेंगे आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 को, और इस प्रकार हम 4 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको पूरे को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी, क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसने चैप्टर नंबर 2 वाला वीडियो मेरा देखा है, जिसके अंदर मैंने 14 से 15 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर वो आपने देखा है तो आपको पता होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो जब हम किसी रियल वर्ल्ड लैंग्वेज को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सेम एग्जांपल मैंने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी दिया था। एग्जांपल है कि जैसे मैं एक यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम इज 5 ईयर ओल्डर देन श्याम। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है? मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है इंग्लिश के अंदर। अब मुझे इस स्टेटमेंट को किसके अंदर लिखना है? मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है ना। तो देखिए, राम इज 5 ईयर ओल्डर देन श्याम, मतलब जो राम है वो श्याम से कितने बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं। ठीक है। अब हमें श्याम की एज भी नहीं पता और राम की एज भी नहीं पता, बट हमें इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है। अब मैं इसी स्टेटमेंट को क्या लिखूंगा? मैथमेटिक्स के अंदर लिखूंगा। जैसे मैं श्याम की एज को गेस कर लेता हूँ। देखो, आपको ये तो पता ही है ना कि वेरिएबल क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वेरिएबल वो होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे 2, 3, 5 है ना, 100, 200, ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है। और वेरिएबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेटिकल लेटर से। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ एक्स, वाई, जेड। ठीक है ना। आर, एस, टी, ये क्या है? सारे के सारे अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं। तो जहाँ भी आपको ये दिख जाए इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स। ठीक है। अब देखिए, हमें श्याम की एज का नहीं पता है, श्याम की एज का नहीं पता है, तो मैं इसको वेरिएबल मान लेता हूँ, क्या? एक्स। ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जो राम की एज है ना वो श्याम से 5 साल बड़ी है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है। तो मैं क्या करूँ? ये श्याम की एज हो गई, इसमें मैं 5 ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? एक्स तो क्या है? श्याम की एज हो गई, और एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगी? राम की एज हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो जो मैंने इस स्टेटमेंट को, ये जो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था, इसको मैंने मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर लिख दिया। तो यही क्या है? हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो ये क्या होता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, यूजिंग प्लस साइन या माइनस साइन। ठीक है ना। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स का क्या मतलब है? टर्म्स क्या होती हैं? जो अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट तो क्या होते हैं जो अपनी वैल्यू को फिक्स रखते हैं, और वेरिएबल क्या होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, जिन्हें हम अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्म्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं? या तो कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है ना, जैसे 5, 7, तो ये क्या है? एक टर्म बन जाएगी। या फिर एक वेरिएबल आ जाए, ठीक है ना, वेरिएबल, तो वो जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, तो ये अलग अलग आ जाए तो ये भी क्या है? एक टर्म है। ठीक है। ये फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ जाए, कैसे? जैसे 2x है तो 2 कांस्टेंट हो गया और x क्या होगा? वेरिएबल हो गया, तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी? एक टर्म हो जाएगी।
और मैंने अगर लिख दिया वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने लिख दिया x इंटू वाई, तो ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, तो ये जो मल्टीप्लाई है ना, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, एक टर्म हो जाएगी। तो टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, या तो कोई कॉन्स्टेंट आ जाए, या फिर वेरिएबल आ जाए, या फिर कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे वेरिएबल से, तो वो भी क्या एक टर्म हो जाएगी, या फिर वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी टर्म हो जाएगी। अब देखिए कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस या माइनस, तो हमें इनके कॉम्बिनेशन बना के देखने हैं, वही क्या हो जाएगी, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिंपल वर्डों में तो मैंने आपको बता दिया कि हम किसी रियल लाइफ की जो हमारी लैंग्वेज है ना, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसको हम जब मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज बताऊं तो क्या होती है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया 2x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, ये देखो 2x क्या है, एक टर्म है, y क्या है, एक टर्म है, 5 क्या है, एक टर्म है, तो इनके मैंने क्या बना दिए, प्लस और माइनस, मान के चलो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस साइन का यूज करके मैंने इनके कॉम्बिनेशन बना दिया, तो यही क्या हो जाएगी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको रिवाइज ही किया है, ऑलरेडी मैं इसे बता चुका हूँ सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आगे आपको इक्वेशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्लस साइन या माइनस साइन। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन दिख जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इक्वल का साइन नहीं दिख रहा, तो ये तो क्या हो जाएगी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए से, ठीक है ना। अगर इसमें कहीं आपको इक्वल में जैसे 0 दिख गया, तो यहाँ पे इक्वल का साइन दिख गया ना, तो इसे ही हम क्या कह देंगे, बताइए, इसे ही हम कह देंगे इक्वेशन। तो क्या समझे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें इक्वल टू का साइन दिख जाए, ये है ना इक्वल टू का साइन, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन का मतलब तो हमने समझ लिया, क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर हमें इक्वल टू का साइन दिख जाए तो वही हो जाएगी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है ना, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें इक्वल टू का साइन दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर, है ना। लीनियर, देखो हमने पोलिनोमियल पढ़े थे, तो पोलिनोमियल के अंदर भी हमने देखे थे क्या क्या, कि अगर डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 हो तो उसे लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। और फिर आगे जितनी भी डिग्री हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लीनियर पोलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 होना, डिग्री से क्या मतलब है, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है ना, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स वेरिएबल है ना, तो इसकी पावर देखो कितनी है, कुछ नहीं है, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे 1 है, तो ये क्या हो गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 1 है ना पूरे इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको और देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ 2t-4 इक्वल टू 0, बताइए पहले ये बताइए कि इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन तो है। बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है t, उसकी पावर कितनी है 1, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आपको इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, बस सिंपल मीनिंग है कि जहां पर आपको इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल दिख जाएं तो वो क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए ये हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक तो वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, इट मीन्स ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। नीचे वाली इक्वेशन में देखो आप, लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, ओनली 1 वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है t, तो इट मीन्स इन ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, क्या कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। चलो उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक ना। जैसे मैंने
बताया था कि कब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, तो उसकी 3 कंडीशन बताई थी। वैसे ही लीनियर इक्वेशंस की, है ना, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि कब एक जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होगा और कब नहीं। ये तो मैंने बता दिया कि जब जब हमारा जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो क्या है इसकी, कि पावर ऑफ वेरिएबल्स, है ना, शुड बी, मस्ट बी, है ना, शुड बी तो क्या, मस्ट बी 1, है ना, 1, एग्जैक्टली 1, ये लिख लो आप, एग्जैक्टली 1, और दूसरी पावर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड, वेरिएबल शुड नॉट बी इन इन रेडिकल साइन। रेडिकल साइन से मतलब तो आप समझ गए होंगे, अंडर रूट वाला साइन होता है ना, वही रेडिकल साइन होता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है हमारी, जो हमारा वेरिएबल है शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, ठीक है। कैसे, देखिए, ये मैं किसकी कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी लीनियर, ओके, कि कब एक इक्वेशन लीनियर होगा कब नहीं होगा। तो ये अगर ये सारी चीजें होंगी तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। जैसे पहले का एग्जांपल देता हूं कि पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी एग्जैक्टली, सॉरी 1 तो लिखा है नहीं यहाँ पे, 1, ठीक है। देखिए कैसे, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले बताओ ये इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन तो है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन दिख गया, ठीक है। अब बताइए लीनियर इक्वेशन है या नहीं, इसमें पहले देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x, तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। अब हमें देखेंगे कि ये लीनियर है या नहीं, लीनियर है या नहीं, तो हमें देखेंगे जो भी वेरिएबल दिया हुआ है ना, यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल है, 2 होते तो दोनों की पावर चेक कर लेते, तो इसकी पावर चेक करो, इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। अगर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन भी है, 1 वेरिएबल भी है इसके अंदर, लेकिन ये लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 आ गई, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरिएबल शुड नॉट मीन रेडिकल साइन। देखिए जो हमारा वेरिएबल है वो ऐसे नहीं आना चाहिए, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये बताओ लीनियर इक्वेशन है या नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है। देखो वही सारी कंडीशन है जो मैंने आपको पोलिनोमियल के अंदर पढ़ाई थी कि कब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है, तो ये तीनों की तीनों कंडीशन ही वहाँ पर थी। बस इसमें हम एक स्पेसिफिक पार्ट पढ़ रहे हैं किसका, कि वो लीनियर इक्वेशन है। उसमें हमने पढ़ा था कि जो पावर है वो वेरिएबल की वो क्या हो, अगर वोल नंबर हो, मतलब 0 1 2 3, है ना, तब वो क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कब एक इक्वेशन है वो लीनियर होगा, तो उसके लिए हमारी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए, ठीक है, हो गई। अब देखिए वेरिएबल शुड नॉट मीन डिनोमिनेटर। मैं आपको कहूँ कि 2 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। पहले आप देखो इक्वेशन तो है क्या, देखो ये इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है। बताओ इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है। अब बताओ इसमें जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के अंदर है, और हमारी कंडीशन क्या है कि वेरिएबल शुड नॉट मीन डिनोमिनेटर, तो हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आना चाहिए। इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए बताओ ये है कि नहीं, एक्स अपॉन 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है एक्स वो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है, न्यूमरेटर के अंदर आओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखो 3 कंडीशन हो गई, अब मैं आपको एक चौथी कंडीशन बताता हूँ, है ना, वहाँ पे आप बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि जो भी हमारे वेरिएबल आए, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जब भी 2 वेरिएबल आ जाए तो व्हेन इन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, या फिर ऐसे लिख दो व्हेन इन
सॉरी, when in equation two variables come, they should not be multiplied. ओके, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, they should exist separately, they should exist separately. अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। देखिए, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं ये कहूँगा कि x y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखो, इसमें तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है ना, और आप बोल दोगे ये तो इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन ये भी इक्वेशन नहीं है। क्यों? देखो, पहले तो देखो ये इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन तो है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इट मीन्स ये इक्वेशन तो है, ठीक है। अब बताओ इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है। बताओ वेरिएबल की हमें पावर चेक करनी है, तो पावर कितनी आ रही है, x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, ठीक है ना। तो हमारी ये तीन, और कोई भी वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के अंदर भी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स हमारी तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, रेडिकल साइन के अंदर भी नहीं आना चाहिए, तो रेडिकल साइन के अंदर भी नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथे पॉइंट है ना, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, उसके कारण। ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आ जाए ना, तो वो क्या नहीं आने चाहिए, मल्टीप्लाई के अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, वो सेपरेट आने चाहिए। देखो लिखा क्या है, व्हेन इन इक्वेशन 2 वेरिएबल कम, दे शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड, दे शुड एग्जिस्ट सेपरेटली। इट मीन्स जो हमने 2 वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे x और y, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं आने चाहिए, ठीक है, ये अलग अलग आने चाहिए। जैसे ये ऐसे आ सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर नहीं आने चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई के अंदर भी आ जाएंगे तो ये भी क्या नहीं होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा जो लीनियर इक्वेशन है, वो उसके क्या हो गए, कंडीशन हो गई कि कब एक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको बताना है क्या इक्वेशन है, इक्वेशन किसके अंदर है, 1 वेरिएबल के अंदर है, 2 वेरिएबल के अंदर, या फिर वो एक लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपके सामने 5 से 6 एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने 6 एग्जांपल्स लिख दिए हैं, इसमें हमको ये बताना है कि दी हुई इक्वेशन लीनियर है या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो सबसे पहले बताओ ये इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन तो है, सारी की सारी मैं आपको बता दूं इक्वेशन, क्योंकि सब में इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक तो x है एक y है, तो दोनों क्या 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, ये मैं पहले लिख देता हूँ। अब देखिए ये इक्वेशन है नहीं, दोनों वेरिएबल की आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, पावर चेक करोगे। इसमें x की पावर कितनी है 1, y की पावर भी 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है। सेकंड, एक्स वाई प्लस 6 इक्वल टू 3। देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है, इट मीन्स इक्वेशन तो है। वेरिएबल कितने हैं, 2, तो 2 वेरिएबल है। लेकिन देखिए ये लीनियर है या नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों वेरिएबल आ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रहे हैं। अगर दोनों वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाए, जो अपने अभी चौथी कंडीशन पढ़ी थी, तो वो भी क्या नहीं होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखिए x प्लस 6 इक्वल टू 0, बताइए ये इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन तो है, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है। देन देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल भी एक ही है, क्या x, तो एक वेरिएबल है। अब इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, एक ही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, अब देखिए ये बताओ इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन तो है, इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है ना। मैं पहले बताता हूँ ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अब देखिए इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। इसमें एक वेरिएबल तो क्या है, y, और एक वेरिएबल x है, लेकिन जो वेरिएबल x है वो क्या आ गया डिनोमिनेटर के अंदर, तो इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की पावर देखो 1, 1, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। आपको दिख रहा होगा कि ये रूट के अंदर है, लेकिन रूट के अंदर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जो √2 है वो x का कोफिशिएंट है, जो x है, जो हमारा वेरिएबल है, x और y दोनों में से कोई भी वेरिएबल हमारा अंडर रूट के अंदर
या हम कहते हैं रेडिकल साइन के अंदर नहीं है, इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला देखिए 2x + 3y = 15, ये क्या है, इसमें दो वेरिएबल है x और y, दोनों की पावर क्या है 1, इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ये बताइए x² + y = 6, बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले चेक करो ये इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन तो है। इक्वेशन कैसे है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ गया, इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है 2, x और y। ठीक है, अब देखिए इसमें x की पावर कितनी है 2 आ गई। ठीक है ना, हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी वेरिएबल आए उसमें सबकी पावर है वो 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों में से किसी भी एक की पावर 1 से ज़्यादा, जैसे 2 3, तो वो क्या नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्या नहीं है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया। अब हम इसकी जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है ना, वो देखते हैं आखिर वो क्या कहती है। तो स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड पर लिख दिया है जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है, ये हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। याद रखना कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो क्या कह रहा है कि जो भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे क्या है a b और c तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, रियल नंबर्स कह दो या फिर कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हो आप a b एंड c को, एंड a और b बोथ शुड नॉट बी 0। ठीक है ना, जहाँ पे a और b है ना वो 0 नहीं होने चाहिए। कैसे, देखो दोनों में से एक भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 0 हो जाएगा। देखो अगर मैं x को 0 कर देता हूँ, सॉरी a को, है ना, अगर मैं a को 0 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा इफ a = 0। तो ये फॉर्म कैसे बनेगी, 0 × x + by + c = 0। तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, by + c = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगी, लेकिन ये टू वेरिएबल के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है ना, अगर मैं y को 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, y को नहीं b को, तो ये हो जाएगा ax + 0y + c = 0। तो ये क्या बन जाएगा, ax + c = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगी, लेकिन टू वेरिएबल्स के अंदर नहीं होगी। और अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा c = 0। ठीक है ना, तो इसके अंदर तो वेरिएबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 होगी ना इस वीडियो के बाद में, तो उसके अंदर इसी फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपको बता दिया कि a b c क्या है, रियल नंबर्स है, और a और b दोनों क्या नहीं होने चाहिए, एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, नहीं एक साथ भी नहीं होने चाहिए और दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। अब देखिए हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है ना, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फिर हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। जो अगली वीडियो हमारी क्या है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा एग्जाम्पल है 4th के चैप्टर का एनसीईआरटी के बुक का है ना, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन क्या करें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। देखो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि इसके ऊपर हमारे काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हमें जो भी क्वेश्चन दे रखी है, देखो हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 इक्वेशन दे रखी है, उनको हमें इस फॉर्म में लिखना है। देखिए इस फॉर्म में लिखने के लिए मतलब क्या है कि जो भी एक्स वाली टर्म है, जो भी वाई वाली टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड रखना है, और जो हमें लास्ट एक साइड क्या रखना है, 0। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक्स वाली टर्म एक साइड है, वाई वाली टर्म एक साइड है, लेकिन कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में। एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड के अंदर है। तो हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको हम किधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे 2x + 3y, है ना, ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 4.37 = 0। अब देखिए ये
ये चीज़ है ना, ये इस फॉर्म की बन गई है। किस फॉर्म की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमें राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है? जीरो लेके आना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है कि ए बी सी की वैल्यू भी आपको बतानी है। तो आप इससे कंपेयर कर दो कि x के जो मल्टीप्लिकेशन में है ना वो a की वैल्यू है, y के मल्टीप्लिकेशन में है वो b की वैल्यू है, जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। जो भी x का कोफिशिएंट है ना वो a की वैल्यू हो जाएगी, जो भी y का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू हो जाएगी, और जो कांस्टेंट बच गया ना वो हो जाएगी हमारी c की वैल्यू। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या है? यहाँ पे 4.37 नहीं है, माइनस 4.37, तो यहाँ पे c की वैल्यू होगी माइनस का 4.37। ठीक है ना, याद रखना माइनस के साइन को इंक्लूड करते हुए चलना है। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं। क्या करें कि जो भी x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, और जो भी कांस्टेंट है उनको हमें एक साइड लेके जाना है। देखिए x माइनस 4 माइनस का रूट 3y इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर आपको इसको और आगे अच्छे से लिखना चाहो तो पहले x की टर्म लिख दो, देन आप लिख दो y वाली टर्म, है ना, ये वाली टर्म पहले लिख दो, रूट 3y और माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है? x का कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, हाँ समझ तो गए ना, x के आगे कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट हमें क्या मान के चलना है? 1। b की क्या वैल्यू है? b की वैल्यू माइनस का रूट 3, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 4। ठीक है, थर्ड वाला क्या क्वेश्चन है? देखो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि जो टर्म है ना हमारी x और y की टर्म, या तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, है ना, या फिर जो 4 है वो लेफ्ट हैंड साइड में ना उसको राइट हैंड साइड में ले आओ। देखो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। आप पहले क्या करो, 5x माइनस 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो क्या होगा? 4 माइनस का 5x माइनस का 3y इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब आप इसको क्या कैसे लिख दोगे? x वाली टर्म सबसे पहले लिख दो, माइनस का 5x माइनस का 3y और प्लस का 4, है ना, ये प्लस का 4 है ना, इक्वल टू 0। अब इससे आप बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 5, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 4। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि उस 4 को ना जो हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है उसको राइट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0, है ना। समझ गए ना क्या किया मैंने अब की बार कि 4 को मैं राइट हैंड साइड में ले आया और इक्वल में 0 लगा दिया। तो अब की बार हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, है ना, सॉरी माइनस का ना, मैंने यहाँ पे गलती करी है ना कुछ, हाँ ये तो उधर लेके चला गया, तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस प्लस, और ये b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? प्लस का 3, है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? b की वैल्यू माइनस का 3 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा हो गया। अगर हमने ऐसे लिखेंगे ना इस फॉर्म को, है ना, अगर हम कांस्टेंट वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो a की वैल्यू माइनस का 5, b की वैल्यू प्लस का 3 और c की वैल्यू प्लस का 4। लेकिन अगर हम x वाली और y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? नहीं, अब की बार मैंने सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए अगर मैं कांस्टेंट वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले आऊंगा, जो मैंने दूसरी बार में किया ना, तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस का 3 और c की वैल्यू माइनस का 4। और अगर मैं 5x और माइनस 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, जैसे कि मैंने इस वाली स्टेप में किया है, तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, b की वैल्यू प्लस का 3 और c की वैल्यू प्लस का 4। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करोगे तो भी आपका सही है और ऐसे करोगे तो भी आपका सही है। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है कि एक साइड में आपका 0 आना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे वो राइट हैंड साइड में हो। फिर आपको कंपेरिजन करके बताना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हम करते हैं। 2x मैं माइनस के y को उधर लेके चला जाता हूँ और इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना तो इसमें x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करें? कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2x प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। देखिए है ना, अब ये इस फॉर्म की बन गई है, बताइए बन गई ना ये। तो बताइए इसमें a की फॉर्म क्या है, सॉरी a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 1, है ना। a क्या होता है हमारा? x का कोफिशिएंट, b क्या होता है हमारा? y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या हमारा? माइनस का 1, और c क्या हमारा? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हमारा? 0। यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने 0 को ऐड करके लिख दिया। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशंस, उनको हम क्या कर लेंगे? इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, और उसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे? ए बी सी और की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार होता है हमारा ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके बाद में एक्सरसाइज 4.1 को। ठीक है ना, तो चलिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी हमारे चैनल पे काफ़ी कम सब्सक्राइबर है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है ना। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, सॉरी जो मैंने आज जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आप एक्सरसाइज 4.1 को खुद से करने की ट्राई करना, ठीक है ना। जितना आप खुद से करोगे ना मैथ्स को, आप उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। और जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तब आप आके हमारी वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। ओके, धन्यवाद।